चलिए भाई, सभी लोग ठीक होंगे और सभी लोगों को नमस्कार। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने इस टॉपिक यानी कि बैटरी की क्षमता और बैटरी की कैपेसिटी समांतर और मिश्रित क्रम संयोजन पढ़ लिए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, तो दोस्तों हम सेल और बैटरी की जो आज लास्ट क्लास है और इस लास्ट क्लास को हम पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे और फटाफट जुड़ जाइए और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम अब क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट शुरू कर दीजिए ताकि हम आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं कि फिर अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो ठंड का मौसम है तो आप अपने घर पे होंगे सभी, तो इसी वजह से मैं आप लोगों को एक सूचना दे देता हूँ और सूचना है हमारी टेक्निकल हेल्पर से संबंधित। ठीक है, तो टेक्निकल हेल्पर से संबंधित सूचना क्या है, क्योंकि 26/12/2022 को विद्युत भवन जयपुर के सामने अपनी पूरी टीम के साथ भाई उपेंद्र यादव नाथावत जो मंत्री थे, अपने ऊर्जा मंत्री नाथावत जी से बातें की और नाथावत जी ने जो सूचना दी है वो क्या दी है उस चीज़ के बारे में आप लोगों को मैं एक वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा और मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता भी देता हूँ, क्योंकि उस वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल से पूरी संरचना पूरी कब तक एग्ज़ाम रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, और कब तक उसकी रेस्पॉन्स की आ जाएगी, ठीक है, कब तक उसका डीवी हो जाएगा, वो चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी मैं आप लोगों को सूचना दे देता हूँ क्योंकि टेक्निकल हेल्पर का जो रिजल्ट है नाथावत जी ने कहा है कि 10 जनवरी 2023 को से पहले आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को घबराए नहीं। ठीक है, तो जो 26/12/2022 को जो भीड़ इकट्ठी हुई थी टेक्निकल हेल्पर के स्टूडेंटों की, ठीक है, विद्यार्थियों की, तो बहुत सारी काफ़ी भीड़ थी और हम भी वहाँ पे मौजूद थे, लाइव थे। और अब मैंने आप ये वीडियो एक जो लाइव लोकेशन थी वहाँ की वो जो वीडियो मैंने आप लोगों के सामने अपलोड भी कर रखी है, तो आप लोग उस चीज़ को देख सकते हो। ठीक है, तो कर दिए शेयर। तो चलिए भाई, तो हमने पिछले क्लास में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, थोड़ा सा इसी के बारे में एक थोड़ा सा क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से, इसी में जो दक्षता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो सीसा संचायक बैटरी होती है, सीसा संचायक सेल की जो 80% से 90% दक्षता होती है इसकी। ठीक है, इसमें एम्पियर घंटे की बात कर रहे हैं। ठीक है, वाट घंटे की अगर मैं बात करता हूँ, वाट घंटे की दक्षता कितनी होती है, यानी कि 70 से 80 मान 70% से 80% तक। ठीक है, यानी कि वाट घंटा यानी कि हमारे पास जैसे एक जो इसने हमारे पास फुल चार्जिंग के समय बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास। और तो यहाँ तक आप लोगों को मैंने क्लास में कंप्लीट करवा दिया था और मैं आगे स्टार्ट करते हैं आज। तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम क्लास को शुरू करें। और आज इस क्लास के अंदर हम पूरी क्लास को यानी पूरे सेल और बैटरी को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे हम। ठीक है भाई, तो आप लोग सभी ठीक होंगे। मौसम थोड़ा ठंडा है, थोड़ा सर्दी से बच के रहिए। अपने सुबह जल्दी उठ के किसी प्रकार का और पहन के रहिए, क्योंकि ठंड का मौसम है, सर्दी जुकाम लग जाएगी तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। इस वजह से आप लोग थोड़ा सा अपने सेफ्टी खुद करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए भाई हम बातें करते हैं अब नेक्स्ट बैटरी की चार्जिंग की अवस्था है। टॉपिक डालिए, बैटरी की चार्जिंग अवस्था है। ठीक है भैया, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे
बैटरी की चार्जिंग अवस्थाएं या चार्जिंग के प्रकार की बात कर लें, बात वही है। देखिए क्या होता है कि सेल और बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कि हमारे पास हम कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी सेल होता है, सेकेंडरी सेल या बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता होती है भी, और चार्ज करने की जो सप्लाई होती है बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। कौन सी सप्लाई की आवश्यकता होती है? डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। अगर मान लिया कि डीसी सप्लाई उपलब्ध नहीं है तो हम एसी को डीसी में बदलकर रेक्टिफायर की सहायता से बदलकर चार्ज किया जा सकता है, ठीक है भाई। देखिए हमारे पास सेल और बैटरी होता है, उस सेल और बैटरी को चार्ज करने के लिए हमारे को क्या होना चाहिए? आवश्यकता होती है, और उसको चार्ज करने के लिए हमारे पास सप्लाई की आवश्यकता होती है। और कौन सप्लाई की आवश्यकता होती है? डीसी पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास डीसी पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं, क्योंकि हमारे पास एसी सप्लाई अवेलेबल होती है, तो उस एसी सप्लाई को हम डीसी में कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं? उसको बैटरी को चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी हमारे पास। अगर चार्ज करने के डीसी पावर सप्लाई नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? उसको डीसी रेक्टिफायर के माध्यम से उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लिया कि इसके अंदर क्या होता है, बैटरी की चार्ज की, इस बैटरी के अंदर बैटरी में धन सिरा तथा ऋण सिरा होता है। जब बैटरी को चार्ज किया जाता है तो बैटरी का जो टर्मिनल धन सिरा और ऋण सिरे को क्या कर देता है? पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट किया जाता है। उसी प्रकार से बैटरी को चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कुछ बातें जो विधियाएं होती हैं चार्जिंग विधियाएं, जो निम्न प्रकार से होती हैं। हम पूरी डिटेल आप लोगों को बताएंगे, आप घबराएं नहीं। तो पहले हमारे पास जो चार्जिंग विधियां है, सबसे पहली है हमारे पास स्थिर धारा विधि, ठीक है। नंबर 2 है हमारे पास स्थिर वोल्ट का विधि। नंबर 3 है ट्रिकल चार्जिंग विधि। इन चारों विधियों के बारे में आप लोगों को मैं पढ़ाएंगे। ट्रिकल चार्जिंग के बाद में होता है रेक्टिफायर चार्जिंग विधि, ठीक है भाई। तो देखिए हमारे पास जो बैटरी की अवस्थाएं थी, उन अवस्थाओं के बारे में हम बातें कर रहे हैं। तो हमने जो चार्जिंग विधियाएं हैं, हमने 4 विधियों के बारे में कुछ डिटेल लिखी है। तो उन 4 विधियों के बारे में हम क्या करेंगे? अच्छे तरीके से उसको समझेंगे, ठीक है भाई। और देखिए अब होता क्या है कि जैसे बैटरी होती है, बैटरी चार्ज अवस्था में होती है, और उसके बाद में उसको यूज कर लेने के बाद में उसको डिस्चार्जिंग होती है, और डिस्चार्जिंग होने के बाद उसको पुनः चार्जिंग किया जाता है। तो किस किस प्रकार से उसको चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम उन प्रत्येक चार्जिंग विधियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चार्जिंग हमारे पास है स्थिर धारा विधियां, यानी कि करंट धारा विधि, चार्जिंग विधि के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर 1 डालिए
ये चीज़ें आप लोगों ने उतार ली उसे भी, ठीक है। अगर इसने नहीं उतारा है तो अपने वीडियो को स्किप करके आप लोग इसको उतार सकते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक डालिए। पहला टॉपिक है स्थिर धारा चार्जिंग विधि, उसके बारे में पढ़िए, ठीक है। स्थिर धारा चार्जिंग विधि, स्थिर धारा चार्जिंग विधि, कांस्टेंट धारा चार्जिंग मेथड। देखिए भाई, इसके अंदर क्या है कि स्थिर धारा चार्जिंग विधि का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इस चार्जर में करंट को स्थिर रखा जाता है, ठीक है। क्या रखा जाता है? इसको करंट को स्थिर रखा जाता है। इस विधि में धारा को स्थिर रखा जाता है, ठीक है भाई। क्या किया जाता है? इस विधि में धारा को स्थिर रखा जाता है, यानी कांस्टेंट रखा जाता है, यानी कि नियत रखा जाता है, या धारा को नियत रखा जाता है, रखा जाता है। तो क्या कहलाता है? स्थिर धारा चार्जिंग विधि कहलाती है, विधि कहलाती है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे इस चार्जिंग में जब चार्ज करते हो तो इस समय हमारे पास धारा को कांस्टेंट रखा जाता है, और कांस्टेंट रखने के बाद में हमारे पास यानी कि नियत रखा जाता है, तो हमारे पास क्या होता है कि चार्जिंग विधि कहलाती है, स्थिर धारा चार्जिंग विधि, ठीक है। तो इसके बाद में है इसमें श्रेणी, इस बैटरी में श्रेणी क्रम संयोजन, या ऐसे हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, बैटरियों को ऐसे लिख लो आप, इसमें अधिक बैटरियों को किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि हमारे पास अगर बहुत सारी बैटरियां, 2 या 2 से अधिक बैटरियां हैं, तो उस बैटरियों को किस क्रम में जोड़ें कि ताकि हमारे पास करंट का मान कांस्टेंट रह सके। तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ने से हमारे पास उस बैटरियों को क्या होगा? श्रेणी क्रम से संयोजित करने से तो हमारे पास क्या होगा? बैटरियों को संयोजित करने से बैटरियां का जो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है भाई। तो इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि बैटरियों का विद्युत वाहक बल इस विधि का उपयोग अनेक बैटरियों को एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब यह है, या चार्ज किया जाता है, जोड़ा जाता है या चार्ज किया जाता है। जैसे मान लिया कि हमारे पास ये बैटरियां हैं, ठीक है, यानी कि एक से अधिक बैटरी हमारे पास है। इन बैटरियों को अगर हम चार्ज करने के लिए हम उस बैटरियों को किस क्रम में जोड़ा जाए ताकि हमारी बैटरियां चार्ज हो जाए, तो उसको किस क्रम में जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो उसकी बैटरी क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है, चार्ज बन जाती है, चार्ज हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से ये था हमारे पास धारा स्थिर चार्जिंग विधि। देखिए इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, लेकिन इतना सा याद रखिए आप कि
चार्जिंग विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो आप लोगों को 4 विधियाँ याद होना चाहिए। स्थिर धारा चार्जिंग विधि और स्थिर वोल्टता चार्जिंग विधि, ट्रिकल चार्जिंग विधि और रेक्टिफायर चार्जिंग विधि। इन 4 विधियों के बारे में आप लोगों को नाम याद रहना चाहिए, ठीक है। और लेकिन थोड़ी सी डिटेल आप लोगों को ये याद रखनी है कि स्थिर करंट चार्जिंग विधि कहाँ पे यूज करते हैं, और इसका आंसर हमारे पास ये रहेगा कि स्थिर चार्जिंग विधि का प्रयोग उस जगह करते हैं जहां अनेक बैटरियां होती है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए, चार्जिंग करने के लिए किया जाता है। तो ठीक है, हमने लिखा है कि इस विधियों का उपयोग अनेक बैटरियों को एक साथ चार्जिंग करने के लिए या श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए किया जाता है। और किस क्रम में जोड़े, ताकि बैटरियां एक से अधिक हो तो चार्ज हो सके, कांस्टेंट धारा हो तो, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से नंबर 2 है स्थिर वोल्टता चार्जिंग विधि। स्थिर वोल्टता चार्जिंग विधि यानी कांस्टेंट वोल्टता चार्जिंग विधि मेथड, कांस्टेंट चार्जिंग स्थिर वोल्टता चार्जिंग विधि। चीजें आप लोगों को लिखी हुई चीजें समझ में आ रही है ना भी? अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो बता देना भाई, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर चीजें लिखते हैं। इस विधि में वोल्टता स्थिर होता है या वोल्टता को नियत रखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, स्थिर वोल्टता चार्जिंग विधि कहते हैं, ठीक है भाई। देखिए इसके अंदर हमने वोल्टता स्थिर रखा है, तो यहाँ पे वोल्टेज का मान स्थिर रहेगा, धारा का था तो धारा क्या रहेगी वहां पे स्थिर रहेगी, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर वोल्टता चार्जिंग विधि कहलाती है। ठीक है, बता लिया। इसके बाद में क्या करेंगे हम, इसके बाद में हम लिखेंगे चार्जिंग वोल्टेज यानी कि विद्युत वाहक बल। चार्जिंग वोल्टेज या विद्युत वाहक बल का मान बैटरी के कुछ वोल्टेज या वोल्ट अधिक रखा जाता है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे वोल्टेज का मान स्थिर रखा जाएगा और उतार लीजिए इसको। उतार लीजिए सभी ने। देखिए इस बैटरी का भी यूज यानी कि स्थिर वोल्टता की बात हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी क्या होगा, इस विधि का उपयोग एक से अधिक बैटरियों को चार्ज करने के लिए बैटरी को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। देखिए एक चीज समझने की कोशिश करना है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे भी ये चीजें लिखी, अनेक बैटरियों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, और यहाँ पे लिखा हमने समांतर क्रम में इसको जोड़ना चाहिए। देखिए जैसे हमारे पास श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन होता है, ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर हमने एक लाइन लिखी थी कि यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर धारा का मान क्या होता है, धारा का मान समान होता है
समान होता है तथा वोल्टता अलग अलग होती है। ये चीज लिखी नहीं लिखी ना। इसी प्रकार से समांतर क्रम में क्या लिखते हैं कि वहां पे धारा का मान समान तथा वोल्टता धारा का मान असमान और वोल्टता समान, ठीक है, होती है। अब इस चीज को समझिए आप कि जैसे श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर यानी कि अधिक वोल्टता प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम बैटरियों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। और समांतर क्रम संयोजन के अंदर अधिक धारा प्राप्त करने के लिए हम बैटरियों को श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास सर्किट होता है कि जैसे हमारे पास इस प्रकार से बना हुआ होता है, यहाँ पे एमीटर लगा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास लोड जोड़ दिया जाता है, तो इसको फिर हमने क्या है वोल्टमीटर के रूप में उसको जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से हम कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि धारा स्थिर है, तो स्थिर धारा के लिए हमारे पास धारा का मान समान होना चाहिए। अगर कांस्टेंट हमारे पास धारा चार्जिंग विधि है तो वोल्टता अलग अलग आ रही है ना, तो उनको किस क्रम में जोड़े, धारा समान स्थिर रखना है तो हमारे को किस में जोड़े, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए ना, जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए। तो इसी वजह समान है तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे वोल्टता की अगर बात कर रहा है यहाँ पे, तो हमारे पास समांतर क्रम में वोल्टता क्या होती है, समान होती है और धारा अलग अलग होती है। तो हमारे पास इसको स्थिर रखने के लिए हमारे पास एक से अधिक बैटरियों को किस क्रम में जोड़े, समांतर क्रम में जोड़े, क्योंकि हमारे घरों के अंदर भी जो कनेक्शन होता है वो समांतर क्रम में होता है, क्योंकि वोल्टेज समान होता है। प्रत्येक सर्किट के अंदर धारा अलग अलग होती है, इसी वजह से हमारे पास इसको वोल्टेज स्थिर चार्जिंग विधि कहा जाता है। यानी कि एक से अधिक बैटरी हमारे पास है तो उस बैटरी को हम किसमें जोड़े, समांतर क्रम में जोड़े, ठीक है। उतार लीजिए इसको। तो ये चीज थोड़ी समझने की बात थी, बस इतना सा ध्यान रखो कि स्थिर धारा अगर आए तो वहां पे धारा का मान स्थिर रखना पड़ेगा, जहां स्थिर वोल्टता आए तो वहां पे धारा का वोल्टेज का मान स्थिर रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो वो चीजें आप लोगों को थोड़ी सेम सी की आप लोगों को मिल रही है। उतार लिया सभी ने, ठीक है। तो ये चीजें थी हमारे पास, दो विधियां हमने कंप्लीट की है और इसके बाद में हम पढ़ेंगे ट्रिकल चार्जिंग विधि, ठीक है। तो चीजें समझ में आ रही है ना, तो समझ में आ रही है थोड़ा लाइक करिए इसको, लाइक करिए, लाइक कम आएगा क्योंकि चीजें अपने लाइव पढ़ा रहे हैं तो लाइव के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को कुछ डाउट लग रहा है तो आप बिल्कुल सजेशन करिए ताकि हम उसी प्रकार से वीडियो को प्रोवाइड करवाएं, थोड़ा कुछ चेंजिंग करें, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को किसी प्रकार का अगर लग रहा है तो भाई साहब उसको सजेशन डालिए ताकि हम उसका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और करें वीडियो के अंदर। क्वालिटी अगर डाउन है तो आप लोग इसको अपनी नेट की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास तीसरा है ट्रिकल चार्जिंग विधि। ट्रिकल चार्जिंग विधि, ट्रिकल का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। जैसे हमारे पास बैटरी होती है, शीशा संचायक सेल होता है, शीशा संचायक बैटरी होती है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास किस प्रकार से काम करता है, उसकी रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग किस प्रकार से काम करती है। लेकिन उसके अंदर दोषों की अगर बात करते हैं, 4 प्रकार के दोष होते हैं, सेडिमेंटेशन, सल्फेशन, कोरोजन और बकलिंग, ठीक है। उनके 4 दोषों को निवारण भी करने का उपाय हमने आप लोगों को बताया ना। इसी प्रकार से जैसे हमारे पास सल्फेशन जो दोष होता है ना, सल्फेशन दोष क्या होता है, यानी कि एक सप्ताह से ज़्यादा अगर बैटरी रखी हुई है, एक सप्ताह से ज़्यादा अगर बैटरी रखी हुई है और बैटरी को हम यूज नहीं कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, दोष उत्पन्न हो जाता है। कौन सा, सल्फेशन दोष, ठीक है भाई। कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, सल्फेशन दोष। तो देखिए यहां से हम बात करते हैं कि सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए ट्रिकल चार्जिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
देखिए सल्फेशन दोष क्या होता है कि जैसे सप्ते से ज्यादा बैटरी रखी हुई है तो उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है यहाँ पे, सल्फेशन दोष। ठीक है, और उसको दोबारा से जब चार्जिंग किया जाता है, उसको दोबारा से चार्जिंग करते हैं तो सल्फेशन दोष को ट्रिकल धीरे धीरे चार्ज करना। ट्रिकल का मतलब क्या है, धीरे धीरे, ट्रिकल चार्जिंग का मतलब है धीरे धीरे चार्ज करना। ठीक है, इसी प्रकार से यानी निम्न धारा पर चार्जिंग करना, क्योंकि निम्न धारा के ऊपर चार्ज करोगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से ट्रिकल चार्जिंग कराएंगे। बुस्ट चार्जिंग होता है जो फास्ट चार्ज करता है, वो कम समय में ही बैटरी को चार्ज कर देता है। उस टाइम बैटरी खराब हो सकती है। अगर लंबे समय से अगर वो बैटरी रखी हुई है और उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा बुस्ट चार्जेस नहीं करने, उसको ट्रिकल चार्जिंग से विधि से हम करेंगे, क्योंकि उसके कम करंट के ऊपर करेंगे। ठीक है भाई, इसको क्या करेंगे, कम करंट के ऊपर करेंगे, कम निम्न धारा पर चार्जिंग करना। यानी कि निम्न चार्जिंग सामान्यतः हम बात कर सकते हैं 2% से 3%, 2 से 3% तक। ठीक है, तो हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है, चार्जिंग कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आई कि हमने क्या कहा कि ट्रिकल चार्जिंग विधि क्या होती है, कि आप लोगों ने शीशा संचायक सेल पढ़ा है, दोबारा देख लो इसको। शीशा संचायक सेल पढ़ा है, उसके अंदर 4 दोष होते हैं, जिसमें पहला एक दोष था सल्फेशन दोष। और सल्फेशन दोष का मतलब क्या था कि एक बैटरी हमारे पास शीशा संचायक बैटरी है और जिसको हम 1 सप्ताह से अधिक अगर बैटरी को यूज नहीं कर रहे हैं तो बैटरी के अंदर दोष उत्पन्न हो जाता है, उसका दोष का नाम है सल्फेशन दोष। ठीक है, और उस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिकल चार्जिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। और उस ट्रिकल चार्जिंग का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे चार्ज करना, यानी कि लंबे समय तक उसको चार्ज करना, कम करंट के ऊपर चार्ज करना। ठीक है, तो उसको निम्न धारा पर चार्जिंग करना है, सामान्य 2% से 3% के बीच में उसको चार्ज करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रिकल चार्जिंग विधि कहलाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम बात यहाँ पे करते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए 1 सप्ताह से ज्यादा अगर बैटरी को चार्ज करने में समय लग सकता है, कह सकते हैं हम इस बैटरी को 1 सप्ताह से अधिक समय लग सकता है, क्योंकि बैटरी कैसे है, चार्जर कैसा है, ट्रिकल चार्जिंग धीरे धीरे चार्ज कर सकता है, 1 सप्ताह से भी ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, क्योंकि कम धारा के ऊपर क्या करेगा, चार्जिंग करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास ट्रिकल चार्जिंग विधि। तो चीजें आप लोगों को कुछ मोस्ट फैक्ट आप लोगों के सामने है। ठीक है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है तो वहां से इसी प्रकार से ट्रिकल चार्जिंग विधि क्या होती है कि बैटरी को धीरे धीरे चार्ज करना। ठीक है, यानी कि 1 सप्ताह से अधिक समय भी लग सकता है इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो नंबर है हमारे पास 4, नंबर 4 है रेक्टिफायर चार्जिंग विधि। रेक्टिफायर चार्जिंग विधि क्या होती है, इसको पहले थोड़ा सा डिटेल ऊपर समझिए इसको, कि रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है कि जैसे सप्लाई है हमारे पास एसी को डीसी। ठीक है, जैसे हमारे पास बैटरी हमारे पास होती है, जैसे इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए डीसी पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है और डीसी पावर सप्लाई हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है, और उसको उपलब्ध कराने के लिए हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं और वो चेंज करते हैं किसी हम रेक्टिफायर के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो रेक्टिफायर क्या करता है कि हमारे घरों के अंदर सप्लाई आती है एसी। ठीक है, और एसी सप्लाई आती है, बैटरी को चाहिए डीसी पावर सप्लाई, और एसी को चेंज करने के लिए हमारे पास इस रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से रेक्टिफायर चार्जिंग विधि का मेथड का प्रयोग किया गया है, क्योंकि एसी को डीसी में बदलने के लिए, यानी कि बैटरी को डीसी पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है, एसी को बदलने के लिए डीसी की जरूरत होती है, तो हमारे पास रेक्टिफायर के माध्यम से इसको बदला जा सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं एसी
स्रोत उपलब्ध हो तो बैटरी चार्जर द्वारा बैटरी चार्जिंग की जाती है। जब एसी उपलब्ध हो तो बैटरी चार्जर द्वारा बैटरी चार्ज की जाती है। बैटरी चार्ज की जाती है। देखिए इसका एक डायग्राम है, डायग्राम को समझिए आप पहले कि रेक्टिफायर के माध्यम से। देखिए भाई, हमने रेक्टिफायर चार्जिंग विधि के कुछ हमने सर्किट बनाया है। देखिए यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। ये हमारे पास डायोड है, क्या है, ये हमारे पास बैटरी है, ठीक है। ये हमारे पास एसी सप्लाई दी हुई है, ठीक है। तो इसको जैसे बैटरी को चार्ज करते हैं तो बैटरी को सबसे पहले हम बात यहाँ पे एसी सप्लाई दी जाती है। और एसी सप्लाई के बाद में हमारे पास क्या लगा हुआ होता है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ होता है। कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के बाद में हमारे पास क्या है, डायोड लगी हुई है। ये 4 डायोड लगे हुए हैं। 4 डायोडों के माध्यम से क्या करता है, उसको चेंज किया जाता है, इसको एसी को डीसी में। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। तो एसी देता है, एसी लेता है और एसी आउटपुट देता है। तो ट्रांसफॉर्मर एसी निकालता है। यहाँ से ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग में कुछ टेपिंग्स निकालकर उसको रेगुलर वोल्टता के माध्यम से, किसके माध्यम से, वोल्टता रेगुलेटर के माध्यम से क्या करता है, उसको चेंज किया जा सकता है, यानी कि वोल्टेज के मान को कमबत्ती किया जा सकता है, ठीक है। तो ये डायोड के माध्यम से क्या करते हैं, इसको कमबत्ती किया जा रहा है। इसको इसके बाद में क्या कर रहा है, उसको बैटरी को चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले इसके भागों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका ट्रांसफॉर्मर होता है। ट्रांसफॉर्मर ये लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मर कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, यानी कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में क्या करता है, परिवर्तन करता है। यानी कि स्टेप डाउन का मतलब यहाँ से हाई वोल्टेज यानी 230 वोल्टेज हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। 230 वोल्टेज है और ये क्या करता है, इसको 6 वोल्टेज, 12 वोल्टेज या 24 वोल्टेज में क्या करता है, उसको परिवर्तन कर देता है। यानी कि 230 वोल्टेज को 6, 12 और 24 वोल्टेज में क्या करता है, उसको परिवर्तन करता है। उसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। और ये हमारे पास क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में क्या करता है, हमारे पास रेक्टिफायर होता है, जो डायोड इसमें लगे होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, जैसे ट्रांसफॉर्मर की यहाँ से सेकेंडरी वाइंडिंग तक टेपिंग्स कुछ निकाली हुई है। इन टेपिंग के माध्यम तक तो क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग तक तो एसी सप्लाई है। उस एसी सप्लाई के बाद में डायोड लगे हुए, इन डायोडों में क्या करता है, रेक्टिफायर लगे हुए हैं। ये डायोड बोलो, रेक्टिफायर बोलो, क्या करता है, एसी सप्लाई। जैसे यहाँ तक तो हमारे पास एसी है और इसके बाद में जो डायोड है यहाँ क्या बन गया, डीसी बन गई। क्या बन गई, डीसी बनाता है, ठीक है। तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में परिवर्तन करना, ठीक है। एसी को डीसी में परिवर्तन करना। और डीसी में जैसे हमारे पास 6 वोल्ट, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट तक क्या करता है, इसको परिवर्तन करता है, ठीक है भाई। तो ये था हमारे पास डायोड। इसके बाद में हमारे पास क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे धारा रेगुलेटर, यानी ये लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है। एमीटर क्या करता है, धारा रेगुलेटर यानी कि धारा के मान को कमबत्ती करता है। जैसे सेकेंडरी वाइंडिंग में कुछ टेपिंग्स निकाले हुए हैं तो वोल्टेज के मान में क्या होता है, थोड़ा परिवर्तन होता है। तो इसी प्रकार धारा के मान में कुछ परिवर्तन हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं धारा रेगुलेटर। यानी धारा वोल्टता की अगर बात करते हैं तो धारा वोल्टता का मान क्या है, ये ट्रांसफॉर्मर क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग में से कुछ टेपिंग्स निकाली हुई, चीज मैं आपको बता दिया। टेपिंग सेकेंडरी वाइंडिंग में कुछ टेपिंग्स निकाली हुई तो वो 6 और 12 और 24 वोल्टेज में क्या करता है, उसको परिवर्तन करता है, ठीक है। उसी के बाद में हमारे पास आता है कि वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या करता है, 5 नंबर है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टेज को शो करता है कि जैसे सेकेंडरी वाइंडिंग में जब कुछ टेपिंग्स के माध्यम से, डायोड के माध्यम से डीसी पावर सप्लाई प्राप्त हो रही है। इसके बाद में हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे 6, 12 और 24 वोल्टेज में परिवर्तन हो रहा है, तो हमारे पास इसमें दर्शाता है, यहाँ पे वोल्टमीटर में दर्शाता है। किसमें दर्शाता है, वोल्टमीटर। और जो धारा का मान किसमें दर्शाता है, एमीटर में। इसमें दर्शाता है एमीटर में, जैसे कितनी करंट ले रहा है, कितनी नहीं ले रहा है, तो उस चीजों के बारे में बताता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारे पास चार्जिंग विधियों की 4 विधियां, ठीक है। उन 4 विधियों के बारे में हमने पूरे तरीके से, पूरी
अच्छी तरीके से, उसकी डीपली से अच्छी तरीके से हमने पूरे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे परीक्षण उपकरण। ठीक है, तो परीक्षण उपकरणों की अगर मैं बात कर लूँ तो 2 प्रकार के उपकरण होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ एक प्रैक्टिकल तौर पे भी हम चीज़ आप लोगों को बताएंगे। ये लास्ट टॉपिक है सेल और बैटरी का, और सेल और बैटरी का लास्ट टॉपिक से आप लोगों को फिर से मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपको सेल और बैटरी की किसी भी प्रकार की, यानी 11 क्लासों में आप लोगों को मैंने सेल और बैटरी कंप्लीट करवाई। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो परीक्षण करने के लिए हमारे पास 2 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, और 2 प्रकार की विधियां हमारे पास कौन कौन सी होती है इस परीक्षण विधियां। ठीक है, तो परीक्षण उपकरण की बात करते हैं। सबसे पहले उपकरण होता है हमारे पास हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर, देखिए हाइड्रोमीटर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोमीटर के अंदर हमारे पास जैसे बैटरी की आपेक्षिक घनत्व, बैटरी की आपेक्षिक घनत्व को मापता है, मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी बैटरी की जो आपेक्षिक घनत्व को मापता है हाइड्रोमीटर। इसी प्रकार से यानी कि बैटरी की आर्द्रता को मापता है, आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोमीटर से हम बैटरी की आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं। बैटरी चार्ज है, फुल चार्ज है, डिस्चार्ज है, आधी चार्ज है। ठीक है, तो कुछ इसके अंदर हम बात कर लेते हैं कि पूर्ण चार्ज की, पूर्ण चार्ज अवस्थाएं पूर्ण चार्ज अवस्थाएं। इसके अंदर बैटरी क्या होती है, फुल चार्ज हो जाती है। देखिए स्टेप इसको भी देख लेते हैं हम। पूर्ण चार्ज की अवस्था की अगर बात करते हैं, हाइड्रोमीटर से जब मापते हैं, तो इस बैटरी की अवस्था फुल चार्ज की अवस्था में होती है, और इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 1.25 से 1.28 तक होता है। ठीक है, इसका जो आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 1.25 से 1.28 के बीच में होता है। इसी प्रकार से इस बैटरी में चार्ज की अवस्था में पानी के बुलबुले तीव्र गति से बाहर निकलते हैं। देखिए, जब बैटरी को चार्ज किया जाता है, तो बैटरी को चार्ज करते समय जो उसके जो पानी के जो बुलबुले हैं वो तीव्र गति से क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, यानी कि बुलबुले बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि बैटरी चार्ज हो रही है। और उस टाइम बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो गाढ़ा होता है। कैसा होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है, उसका आपेक्षिक सवाल पूछ सकता है यहाँ से कि बैटरी का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से। किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से। एक होता है हमारे पास इसका जो चार्जिंग विधि या परीक्षण है, नंबर 2 हाई रेट चार्जिंग विधि। ठीक है, ज्यादातर तो हम किससे करते हैं, हाइड्रोमीटर से ही कर लेते हैं। ठीक है, तो पूर्ण चार्जिंग अवस्था में जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से स्टार लगा लीजिए कि उसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 1.25 से 1.28 के बीच में होता है। और इस बैटरी के अंदर क्या होता है, जब बैटरी चार्ज होती है तो उस कंडीशन में पानी की जो बुलबुले हैं वो क्या करते हैं, गति से बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, नंबर 2 ये एक नंबर हो गया। नंबर 2 अर्ध चार्जिंग अवस्था। आधी चार्ज है बैटरी, मान लिया कैसी है, आधी चार्ज है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा, इस बैटरी में
इस बैटरी में बैटरी आधी चार्ज होगी जिससे आपेक्षिक घनत्व कितना होगा यहाँ पे इसका 1.20 से 1.23 तक होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व 1.20 से 1.23 के बीच में होता है और इसमें पानी के बुलबुले कम निकलते हैं, ठीक है। यानी पानी के बुलबुले जैसे इसमें तो तीव्र गति से निकलते हैं, इसमें कम निकलेंगे, यानी कि आधी चार्ज है तो क्या होगा, थोड़ा कम निकलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से नंबर 3 आता है डिस्चार्ज अवस्था, यानी कि बैटरी बिल्कुल ही डिस हो गई है। उस कंडीशन में बैटरी का जो आपेक्षिक घनत्व कैसे होगा, ठीक है। इस बैटरी में बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है और इसका आपेक्षिक घनत्व 1.18 से कम होता है और इसमें से पानी के बुलबुले नहीं निकलते हैं। कि बैटरी बिल्कुल चार्ज नहीं होगी, बिल्कुल डिस होगी, तो उस कंडीशन में पानी के अंदर से बुलबुले नहीं निकलते हैं, ठीक है भाई। और इसका जो आपेक्षिक घनत्व क्या होगा, 1.18 से कम होता है। तो ये थी बातें हमारे पास बैटरी की परीक्षण की। और एक हाई रेट डिस्चार्ज है, उस हाई रेट डिस्चार्ज को भी हम बहुत ही कम, उसके अंदर क्लाउड होती है, देखिए हाइड्रोमीटर के अंदर क्या होता है, क्लाउड होती है, उसके अंदर यानी कि अवस्थाएं होती है 1280 से 1250, 1180, ठीक है, 1200, तो चीजें उसके अंदर माप होता है। जैसे उसको बैटरी के अंदर डालते हैं, उसको जो उस ऊपर का जो वाल्व होता है, उसको वाल्व को एक प्रैक्टिकल तौर पे आप लोगों को मैं समझाऊंगा, ठीक है। जैसे उसको एक बार फिर भी आप लोगों को बताता हूँ। जैसे उस वाल्व को दबाते हैं, वो बैटरी के अंदर डालते हैं, तो उस बैटरी के अंदर हम छोड़ते हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भर जाता है उस हाइड्रोमीटर के अंदर, और जहाँ बैटरी चार्ज जितनी होगी ना, उतनी कंडीशन के ऊपर उसका माप आ जाता है। तो जो माप आप लोगों को दिया हुआ है, कितना फुल चार्ज के अंदर 1.25 से 1.28 के बीच में आएगा, आधी चार्ज के अंदर 1.20 से 23 के बीच में आएगा, और बिल्कुल डिस्चार्ज है तो 1.18 के बीच में उसका मान आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के इस टॉपिक के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो सेल और बैटरी का जो चैप्टर है, प्रॉपर तरीके से, पूरी डिटेल से, अच्छी तरीके से उसको हमने एक स्टेप बाय स्टेप 0 से लेकर एंड तक, यानी कि हमने 0 से उठाया था और लास्ट तक उसको हमने क्या कर दिया, इस चैप्टर को समाप्त किया है। तो आप लोग इस चीज को समझे हैं तो आप लोग लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर की ओर, ठीक है। और बहुत ही बिंदास चैप्टर आने वाला है, और आप लोग देखिए उस चैप्टर को अच्छे तरीके से। और आप लोग इस क्लास को देखने से पहले पूरी क्लास को पहले से लेकर पहले नंबर क्लास से लेकर और 11 नंबर क्लास तक आप लोग जरूर देखिए, ताकि आप लोगों को बहुत ही कुछ अच्छा बेहतरीन कुछ मिलेगा आप लोगों को। हम आप लोगों को अच्छी तरीके से इस चीज को समझाया है, आप लोग बिल्कुल ना घबराइए, ठीक है। तो चलिए हम यहीं आप लोगों को वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।